Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 अक्टूबर 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को, लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है डिसेप्शन आइलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रखा है जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। दोस्तों आपने कोरल रीफ्स के बारे में सुना होगा, समुद्र में रंग बिरंगी से आपको ये कोरल रीफ्स नज़र आती हैं। तो नीचे ना आपको 4 अलग अलग जगहों के नाम दिए गए हैं, बताना है इन चारों जगहों में से कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। पहली जगह का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा गल्फ ऑफ कच्छ, तीसरा गल्फ ऑफ मन्नार और चौथा सुंदरबंस। अब चारों में से कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, इसको बताना है इन ऑप्शंस का यूज़ करके। ऑप्शन नंबर A 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर B 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन नंबर C 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर D चारों जगह पर ये कोरल रीफ देखने को मिल जाता है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों कल परसों में आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे, जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। काफ़ी सारे सोर्सेज तो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, चाहे वो मिंट हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इंडिया टुडे हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी जगह पर इस टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है। हुआ यह है कि जो इजराइल है, इजराइल के ऊपर अभी आरोप ये लगा है कि इजराइल ने कहीं ना कहीं गाज़ा पट्टी के ऊपर फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, टू बी प्रिसाइज वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। तो ये क्या होते हैं वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब, इसके बारे में अभी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप ये सोर्सेज देख सकते हो। डिड इजराइल ड्रॉप वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स ऑन गाज़ा पट्टी आफ्टर हमास अटैक। ऐसे आपको ढेरों आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे समझाया गया कि आखिरकार ये वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब होता क्या है, इसका काम क्या है, इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर कानून क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में आपसे एग्जामिनेशन में बहुत आराम से प्रश्न बन सकता है, स्पेशली फॉस्फोरस बॉम्ब्स को लेकर। तो दोस्तों ये जो फॉस्फोरस बॉम्ब है ना, ये एक हथियार की तरह यूज़ किया जा सकता है। और ख़तरनाक बात यहाँ पर यह है कि ये जो फॉस्फोरस है दोस्तों ऐसे हमें मिलता नहीं है, ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, उसमें से हमको अलग करना पड़ता है। यानी ऐसे अलग से फॉस्फोरस कहीं नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि खतरनाक ये भी चीज़ है कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है, जो ऑक्सीजन है हमारी उसके साथ में रिएक्ट कर जाता है और जलने लगता है, बर्न होने लगता है। तो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर यहाँ पर ये बर्न होगा, और बर्न जो होगा ये जलेगा बहुत ही ज़्यादा बड़े टेम्परेचर पर, 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी ये जल सकता है। तो आप इमेजिन करो क्या बड़े लेवल का टेम्परेचर ये क्रिएट कर सकता है। और जब वो आग लगती है ना, तो उस आग को बुझा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब तक वो फॉस्फोरस जिसमें आग लगी है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो आग बुझाना बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस माना जाता है। लेकिन आग अपने आप को लगाने के लिए ये फॉस्फोरस किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ऑक्सीजन के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में मिलने पर ही ये रिएक्ट कर जाता है। और मान लो अब किसी को इंजरी हो गई इसी फॉस्फोरस की वजह से, या इन वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब की वजह से, कहीं पर ये वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब गिराया, उसकी वजह से बड़ी तबाही मची, लोगों को नुकसान हुआ, लोगों के शरीर के अंदर ये फॉस्फोरस पहुँच गया, तो दोस्तों उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है। आज के समय पर यह सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, और जैसी फॉस्फोरस हमारे बॉडी के अंदर जाएगा वो ऑक्सीजन के साथ में जगह जगह पर रिएक्ट करेगा और जलना शुरू हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर पर जलेगा, जिससे हमारे ऑर्गन्स या बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं आज के समय पर, उनको एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है अगर हमें इस स्पेसिफिक इंजरीज़ को ख़त्म करना है। तो
फॉस्फोरस से हुई हुई जो इंजरी है, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसको बिल्कुल अलग से यहाँ पर इसके ऊपर स्टडी करना होगा, अलग से इसके ऊपर एक ध्यान देना होगा। तो आपने ये तो समझ लिया कि हाँ फॉस्फोरस कितना डेंजरस हो सकता है। अब फॉस्फोरस के बारे में एक दो बेसिक चीज़ें और हैं, पहले वो समझेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर उसको लेकर जो नियम कानून है वो भी हम समझेंगे। दोस्तों, फॉस्फोरस को लेकर कुछ मेजर फैक्ट्स, जैसे आपसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी में आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन भी आता है। तो फॉस्फोरस का जो एक केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, ये एक केमिकल एलिमेंट है और इसका सिंबल क्या है? सिंबल है इसका P और इसका एटॉमिक नंबर है 15। अब एक लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि इसके कई सारे यूजेस हैं, अलग अलग जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉस्फोरस है, इसके अच्छे यूज़ भी हैं और बुरे यूज़ भी हैं, दोनों ही यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि अकेला, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉस्फोरस कहीं पर भी अकेला आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और अर्थ क्रस्ट में जो अलग अलग फॉस्फेट मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एपेटाइट, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो एपेटाइट यहाँ पर क्या है? एक फॉस्फेट मिनरल, इसमें से यहाँ पे फॉस्फोरस को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इंडस्ट्री में इसके कई सारे यूजेस हैं, जैसे फॉस्फोरस के जो कंपाउंड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र को बनाने में, खाद को प्रोड्यूस करने में, जो हम अपने खेती में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी फॉस्फोरस काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ जो हम लोग स्टील का प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पर भी फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है। अब इंडिया में फॉस्फोरस का क्या सिचुएशन है वो थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हर एक एस्पेक्ट में आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो इंडिया में दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि ये फॉस्फोरस हमको कहाँ से मिलता है? एपेटाइट से मिलता है। एपेटाइट क्या? एक फॉस्फेट मिनरल है, लेकिन इंडिया में यहाँ पर ये इस एपेटाइट की बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर कमी है। भारत में फॉस्फोरस पाया नहीं जाता, ना ही ये फॉस्फेट अवेलेबल हैं हमारे पास में जिससे हम फॉस्फोरस निकाल सकें। तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 की जो ये बुक है, जो रिकॉर्ड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा देश पूरी तरह से डिपेंडेंट है इम्पोर्ट्स के ऊपर, यानी हम अलग अलग देशों से ये फॉस्फोरस मंगाते हैं, उनसे परचेज़ करते हैं। जबकि थोड़ा बहुत रॉक फॉस्फेट मिल जाता है इंडिया में, थोड़ा बहुत। अब वो थोड़ा बहुत जो रॉक फॉस्फेट का प्रोडक्शन है वो केवल 2 राज्यों से होता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश से। ये थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो। कहने का मतलब है भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है फॉस्फोरस का। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये आता है वेस्टर्न अफ्रीकन से। वेस्टर्न अफ्रीकन डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर फॉस्फोरस के। तो इंडिया में क्या सिनेरियो है वो जान लिया। तो ये बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पहले समझ ली कि यहाँ से अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकोगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये फॉस्फोरस बॉम्ब होता क्या है? फॉस्फोरस समझ गए। अब ये फॉस्फोरस बॉम्ब नहीं है, ये बेसिकली वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब है दोस्तों। वाइट फॉस्फोरस जो होता है ना, वाइट कलर का जो होता है, ये वैक्स की तरह, एक मोम की तरह एक केमिकल होता है। ठीक है, अक्सर यहाँ पर कभी येलो कलर का दिखाई पड़ता है या फिर कभी यहाँ पर कलरलेस हमको देखने को मिल जाता है। इसमें से जो बदबू आती है, इसकी जो गंध है वो लहसुन की तरह यहाँ पर इसकी बदबू देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा ये भयानक हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ पर जलने लगेगा और बहुत तेज़ी से जलेगा, बहुत बड़े टेम्परेचर पर जलेगा, जिसको बुझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तो बॉम्ब की तरह यूज़ किया जा सकता है, जैसे आपने देखा है ना, सीधा यहाँ पर इससे अटैक किया जा सकता है वाइट फॉस्फोरस से। लेकिन इसका यूज़ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी होता है, यानी कि वाइट फॉस्फोरस का यूज़ हम केवल और केवल जो धुआं होता है ना, जो स्मोक होता है, उसको जनरेट करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस से इसको जलाने पर बहुत ही ज़्यादा धुआं भी निकलता है दोस्तों, तो उस धुएं का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर में जाने के बाद में जहाँ पर, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन भरी पड़ी है, तो उस ऑक्सीजन के साथ में मिलकर जलना शुरू हो जाएगा। उस ऑक्सीजन को वो सोखने लगेगा, उस ऑक्सीजन को वो जला देगा। ठीक है, और जलाते जलाते जब तक वो फॉस्फोरस खत्म नहीं हो जाता तब तक वो बर्न होगा। और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी बोन्स वगैरह, जो हमारी हड्डियाँ हैं, वो सबकी सब गलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको लेकर नियम कानून क्या है, क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं एज अ वेपन या नहीं, और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब फॉस्फोरस एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रॉपर्टी इतनी खतरनाक है कि हाँ ये बहुत तगड़ी तरीके से जलाया जा सकता है। तो इसको वैसे तो यहाँ पर एक हथियार की तरह देखना चाहिए था, लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल लॉ देखोगे तो वहाँ पे इसको कोई केमिकल वेपन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। आपको पता होगा हमारे पास में एक एग्रीमेंट है, एक बॉडी है केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इसका मेन पर्पस क्या था कि जो केमिकल वेपन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जंग में लोगों को मारने के लिए, तो उन केमिकल्स को कहीं ना कहीं बैन किया जाए। तो इन केमिकल वेपन कन्वेंशन का यही पर्पज़ है कि ऐसे वेपन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस को इस कन्वेंशन के अंदर में केमिकल वेपन की तौर पर क्लासीफाई नहीं किया गया है। इसको यहाँ पर केमिकल वेपन नहीं मान रहे हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और अलग से ऐड हुई है, इसको ध्यान रखना। भले ही आप यहाँ पे इसको केमिकल वेपन नहीं समझ रहे हो, लेकिन इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अभी हम लोग गाज़ा पट्टी की बात कर रहे थे, तो गाज़ा पट्टी एक छोटा सा एरिया है। उस छोटे से एरिया में 20 से लेकर 23 लाख के आसपास लोग रह रहे हैं। तो अगर ऐसे एरिया के ऊपर वाइट फॉस्फोरस बॉम्बिंग की जाएगी तो उससे वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो एक केमिकल कन्वेंशन के तौर पर ये केमिकल वेपन के तौर पर देखने को नहीं मिलता ये फॉस्फोरस, लेकिन यहाँ पे देखो जो इंटरनेशनल लॉ है वो ये बोलता है कि जो ये केमिकल वेपन है या फिर ये जो फॉस्फोरस है, आप इसका सिविलियन यूज़ नहीं कर सकते, लोगों के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल जो भी हमारा कानून है, जो भी लॉ है, वो इस वाइट फॉस्फोरस के जो बॉम्ब्स हैं इसके इस्तेमाल को, स्पेशली जो पॉपुलेशन वाले एरियाज़ है जहाँ पर आबादी रह रही है, ऐसे एरियाज़ में यहाँ पर इसको यूज़ करने से पूरी तरह से मना किया हुआ है। इसके यूज़ करने के ऊपर प्रोहिबिशन है, ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन अगर हम ओपन स्पेस में यूज़ करना चाहें, एक खुली जगह पर यूज़ करना चाहें, तो इसको एज अ धुएँ के फॉर्म में क्रिएट करने के लिए तो यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, स्पेशली हमारे मिलिट्री पर्पज़ के लिए। मान लो यहाँ पर कोई सामने से अटैक हो रहा है, उनको धोखा देना है, हम ना दिखें, ऐसा यहाँ पर कुछ करना है, तो क्या होगा, सीधा यहाँ पर ये फॉस्फोरस छोड़ दिया जाएगा ओपन स्पेस के अंदर में, ओपन फील्ड में, जिससे धुआं क्रिएट हो जाएगा, अपने आप को डिफेंड किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी आबादी रह रही है, वहाँ पे यूज़ करना ये खतरा साबित हो सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप पॉपुलेशन वाले या पॉपुलेटेड सिविलियन एरियाज़ में यूज़ नहीं कर सकते, ये बेसिक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये क्या है, आओ थोड़ा सा जान लेते हैं। और उससे पहले ये भी जान लेते हैं ये जो केमिकल वेपन्स हैं ये होते क्या हैं। दोस्तों केमिकल वेपन यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा हथियार जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं और जो कि एक जहर माना जाएगा एक इंसान के लिए, एक ऐसा केमिकल जो कि पूरी तरह से एक टॉक्सिक प्रॉपर्टी के साथ में आता है। ठीक है, और इसका हम यूज़ करते हैं लोगों को मारने के लिए, युद्ध में यहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। अब जो इंटरनेशनल लॉ है केमिकल वेपन्स को लेकर, ये क्या बोलता है, तो ये बात ध्यान रखना। हम लोगों ने एक अग्रीमेंट किया था केमिकल वेपन कन्वेंशन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इसके बारे में। इसने केमिकल वेपन्स के ऊपर बैन लगाने की पूरी तरह से स्टार्टिंग से मांग की है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है दोस्तों, ये कब आया था, इस बॉडी को बनाया गया था अप्रैल 1997 में। और इस कन्वेंशन के अंदर में जो जो कंट्रीज़ आए जिन्होंने यहाँ पर साइन किया, उन सब के लिए ये कंपलसरी हुआ, ये उन सब के लिए यहाँ पर ये ज़रूरी था कि उनके पास में जो भी पुराने केमिकल वेपन्स रखे हैं, इस प्रकार के हथियार रखे हैं जहर फैलाने वाले, तो उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और मान लो कहीं पर दंगे वगैरह हो रहे हैं, उस समय पर यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आप टीयर गैस वगैरह, आंसू गैस वगैरह जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, लेकिन केमिकल वेपन का यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट में एक सवाल और आता है, सवाल यह है, क्या केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट का भारत भी हिस्सा है? हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना, भारत ने भी 1993 में इस ट्रीटी को साइन कर लिया था, क्योंकि ट्रीटी तो पहले बन गई थी, धीरे धीरे यहाँ पर इसने वर्किंग करना, अपना काम करना 1997 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो भारत ने भी यहाँ पर इसको साइन कर रखा है, भारत भी इसका हिस्सा है, ज़रूर से इसको ध्यान रखना। अब ये केमिकल वेपन के ऊपर किस तरीके से रोक लगाता है दोस्तों, ये जो कन्वेंशन है इसमें जितने भी देशों ने इसको साइन कर रखा है, उनके पास में अगर केमिकल वेपन है तो वो पूरी तरह से उसको त्याग देंगे, पुराने वेपन्स को ख़त्म कर देंगे। और आगे क्या करना होगा, केमिकल वेपन का ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई प्रोडक्शन, ना कोई खरीदारी, ना कोई यहाँ पे इकट्ठा करके रखना होगा, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये कुछ हो गई हमारी बेसिक डिटेल्स। मैं आपको बता दूं यूपीएससी ने इसको लेकर सवाल पूछा हुआ है कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, तो ध्यान रखना इंडिया ने भी यहाँ पर इसको साइन कर रखा है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो दोस्तों ये तो हमारा न्यूज़ हो गया, लेकिन न्यूज़ का जो ये बैकग्राउंड डेटा है वो आपसे ज़रूर से पूछा जाएगा। देख पाओगे अगर केमिकल वेपन कहीं पर बरसाया जाए तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पर नज़र आएगा, इस तरीके से बहुत सारा जो वाइट स्मोक है, बहुत सारा धुआं जो है ये उठ सकता है। आप दो पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, एक तो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरा यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए, या फिर केवल स्मोक को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलिवेंट है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पाओगे बात की जा रही है रिटेल इन्फ्लेशन की, जो हमारी महंगाई है। अब महंगाई भी हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन। अभी हम बात कर रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन की। तो रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल हुई है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब कैसे बताया जा रहा है मैं आपको समझाता हूँ। अगस्त के महीने में जो ये रिटेल इन्फ्लेशन है ये 6.83% के आसपास था। ठीक है, अब अगस्त के बाद आया सितंबर के महीने में यहाँ पर यही इन्फ्लेशन गिरकर 6.83% से गिरकर 5% के आसपास पहुँच गया। ये डेटा हमारे साथ में शेयर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेशली जो खाने पीने की चीज़ें, जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियाँ हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा सस्ती हुई हैं अगस्त के कंपैरिजन में सितंबर के अंदर। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बना हुआ है।
मैं आपको बता दूं, अभी जो पिछला कुछ समय है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगस्त का महीना है, अगस्त से पहले के जो कुछ महीने हैं, यहाँ सभी जगह पर जो हमने एक लिमिट सेट कर रखी है वो लिमिट यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है। कहोगे लिमिट, कैसी लिमिट? आपको पता होगा जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, इन्होंने यहाँ पर एक लिमिट सेट कर रखी है कि भाई जो महंगाई है वो इस दायरे में होनी चाहिए, इस दायरे से ना तो बाहर ना तो यहाँ पर इसके पीछे। मतलब कहने का है जो ये लिमिट सेट की गई है वो है 4+-2। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के लिए 4+-2 का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि जो महंगाई है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में 6% रखनी है। 4+2 ज़्यादा से ज़्यादा 6% और कम से कम यहाँ पर 2%। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6, कम से कम 2, इससे ना कम हो ना इससे ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हमारी फिर इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। तो ये हम लोगों ने एक टारगेट रखा था, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार जो हमारी इकोनॉमी है ये 6% से ऊपर जा रही थी। सॉरी, ये जो इन्फ्लेशन जो महंगाई है 6% से ऊपर जा रही थी। बहुत ज़्यादा एक अल्टीमेट लेवल की जो महंगाई है वो चल रही थी, लेकिन सितंबर के महीने में ये गिरकर 5% तक पहुंचा, जिसको लेकर ये डेटा हमारे साथ में शेयर किया गया है। क्या एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा? दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके लिए परेशान मत होना। ये हर महीने डेटा आता है, हर महीने का रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन, ये हर महीने आता है, आपको ही पता है। तो ये चेंज होता रहता है, अपने एग्जाम की पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर एग्जाम के लिए अगर कुछ पढ़ना है तो थोड़ा बैकग्राउंड डेटा पढ़ना है। अपनी इकोनॉमी की किताब से आप पढ़ सकते हो इन्फ्लेशन वाले चैप्टर से बेसिक चीज़ें, कि रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है, कैसे मेजर करते हैं, सीपीआई क्या होता है, ये जो महंगाई इसके पीछे के कारण क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें ज़रूर से पता होनी चाहिए दोस्तों। आओ मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले महंगाई क्या होती है, सबको पता है, जब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं, दाम यानी जो उसका रुपया जो हम पहले दे रहे थे वो अब ज़्यादा देना पड़े, तो ऑब्वियस सी बात है वो इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये इन्फ्लेशन के पीछे का मेन कारण है क्या, क्यों होता है इन्फ्लेशन? दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ, 3 मेन कॉजेज़ होते हैं, 3 मेन कारण होते हैं। पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है, पहला जो कारण है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब मार्केट के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ जाए, लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो ना हो पाए। सप्लाई नहीं हो पा रही है लेकिन डिमांड उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का जो दाम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण हमारा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, जब जो प्रोडक्शन चल रहा था हमारा, सपोज़ यहाँ पे कोई सामान है जिसको हम बना रहे थे पहले 5 रुपये का, मार्केट में वो बिक रहा था 7 रुपये का, लेकिन अब क्या हुआ, उसका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बढ़ गया। अब वो सामान 5 में नहीं बन रहा है, अब बन रहा है वो 7 रुपये में, और मार्केट में बिक रहा है यहाँ पर 10 रुपये का। तो ये क्या कहलाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कि जब प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं, जब उत्पादन कर रहे हैं, अब उस उत्पादन में पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा भी चाहिए, तो मार्केट में थोड़ा महंगा बिकेगा। तो ये हमारा दूसरा मेन रीज़न। तीसरा जो कारण होता है वो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हमारे जो वर्कर्स हैं अलग अलग कंपनी में, सब जगह पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, सैलरीज़ पे लोग काम कर रहे हैं, और वो यहाँ पर चाहते हैं कि यार जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं ना, वो देखते हैं यार महंगाई बढ़ रही है, धीरे धीरे गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनकी जो सैलरीज़ है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो जब वर्कर्स एक्सपेक्ट करें कि उनकी सैलरीज, उनकी जो मजदूरी है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जाए गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से, ताकि वो सभी लोग यहाँ पर अपना जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, उसको यहाँ पर वो मेंटेन कर सकें। तो अगर इस तरीके से इकॉनमी में ज़्यादा पैसा होगा तो अगेन फिर से यहाँ पर ये जो इन्फ्लेशन वाला जो केस है वो हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये 3 मेन कॉजेज़ आपको इन्फ्लेशन के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डेटा हो गया। इसके बारे में सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर ये नीचे की साइड में देखने को मिल जाएगी। हर एक आर्टिकल को लेकर आपको बैकग्राउंड डेटा प्रोवाइड करवाया गया, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर कहीं से क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा। इन्फ्लेशन आपको पता चल गया, इसके पीछे के रीजंस आपको पता चल गए। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इन्फ्लेशन को मापता कौन है, कैसे पता चलता है ये महंगाई इतनी है, कौन है मापने वाली बॉडी? ठीक है, तो इसको मेजर किया जाता है हमारी केंद्र सरकार के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी यहाँ पर ये काम करती है। इंडिया में स्पेशली यहाँ पर एक मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारे इन्फ्लेशन को मापता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से लिख लेना। ठीक है, अब ये तो मंत्रालय मापने का काम करता है, लेकिन इन्फ्लेशन को 2 तरीके से मेजर किया जा सकता है दोस्तों। एक तो होता है यहाँ पर WPI, दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है CPI, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन होता है, रिटेल वाला जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये CPI के थ्रू मेजर किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये क्या होता है CPI और WPI, आओ ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोस्तों क्या है, यहाँ पर जब एक रिटेल बायर, आप हो मैं हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ सामान परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो सामान परचेज़ कर रहे हैं उस सामान के प्राइसेस के अंदर जब चेंजेस होंगे, उस सामान का जो दाम है वो यहाँ पर जब इंक्रीज़ हो जाएगा, जो हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिटेल इन्फ्लेशन।
उसको मेजर किया जाता है सीपीआई के थ्रू। ठीक है, तो सीपीआई क्या करता है, हमारा जो रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से जो भी प्राइसेस चेंज होते हैं उसको यहाँ पर मेजर करने का काम करता है। कहने का मतलब है भाई नॉर्मल सामान हम डेली बेसिस पे फूड परचेस कर रहे हैं, मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ जाती है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे इंडियन कंज्यूमर्स इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, अपने खरीद रहे हैं इनको यूज़ करने के लिए। तो जब इन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, रिटेल इन्फ्लेशन। और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, सीपीआई के माध्यम से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से। समझ गए, कुछ यहाँ पे भारी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अब दोस्तों आज के समय में भारत के पास में टोटल 5 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं। सीपीआई भी यहाँ पर 5 है, 5 तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग है, ठीक है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, और रूरल लेबरर के लिए यहाँ पर अलग है। इंडस्ट्री वाले वर्कर्स के लिए अलग, एग्रीकल्चर वाले लेबर के लिए अलग, और जो शहर के अंदर गांव के अंदर लेबरर्स हैं उनके लिए अलग। ये अलग अलग यहाँ पर तीनों के लिए सीपीआई आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये तीनों ही सीपीआई को कौन तैयार करता है, इसको कंपाइल करने का काम किया जाता है लेबर ब्यूरो के थ्रू, और ये लेबर ब्यूरो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है। ठीक है, तो इन तीनों ही इंडेक्स को कंपाइल करने का काम, रेडी करने का काम यहाँ पर किसका है, लेबर ब्यूरो का। ये आपने ध्यान में रखना है। ये बात क्लियर हो गई। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा भी हमारे पास में 2 और होता है, क्योंकि आपने बोला 5 मेन इंडेक्स होता है, ये तो 3 दी थे। बाकी जो 2 होते हैं वो होता है सीपीआई फॉर अर्बन एंड रूरल, शहर के लिए और गांव के लिए। यहाँ पर ये अलग अलग सीपीआई देखने को मिलता है। तो जो ऊपर के 3 थे वो कौन कंपाइल करता है, लेबर ब्यूरो। लेकिन ये जो सीपीआई अर्बन और रूरल वाला होता है, ये दोनों इंडेक्स कौन कंपाइल करता है, तो इन दोनों इंडेक्स को कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के माध्यम से, एनएसओ। और एनएसओ ये कौन से मंत्रालय में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन पर। ऊपर ये तीनों को मैनेज करने के लिए लेबर ब्यूरो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। ये दोनों अलग अलग है, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, आपको समझ आ रहा है ये चीज़ें, जब एग्जाम में बैठते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको दिमाग में फिट करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें डायरेक्टली, क्योंकि आपकी मेमोरी भी चेक की जाएगी, आप कितना पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, सारी चीज़ें समझनी है। समझ गए, तो एग्जामिनेशन के अंदर ये भी चीज़ें यहाँ पर चेक की जा रही हैं। जैसा 2023 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जो प्रीलिम्स का पेपर था, अगर जिन्होंने रट्टा होगा बहुत सारी चीज़ें तो वो तो कर सकते थे। अब देखो यूपीएससी है, कुछ नहीं कर सकते, कैसे भी वो एग्जामिनेशन तैयार कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना, ये आपको सीपीआई वगैरह समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न दिखाता हूँ। यूपीएससी ने 2015 के अंदर एक आसान सा क्वेश्चन पूछा, आसान सा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। यानी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो सीपीआई है इसको कौन रेडी करता है। ऑप्शन नंबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, या लेबर ब्यूरो, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। आप कहोगे सही उत्तर इसका है लेबर ब्यूरो। ठीक है, अभी तो आपको पढ़ाया था कि जो ऊपर के 3 सीपीआई हैं उसके लिए लेबर ब्यूरो, बाकी अर्बन रूरल के लिए हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये था यहाँ पर हमारा सरल सा क्वेश्चन और ये सारा का सारा डेटा। चलो, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से आपने बैकग्राउंड डेटा पढ़ना है। अभी सीपीआई न्यूज़ में, रिटेल इन्फ्लेशन न्यूज़ में तो आपको इसके बारे में बताया है। कभी यहाँ पर डब्ल्यूपीआई न्यूज़ में होगा होलसेल वाला, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। अभी जितना है उतना कवर करके चलते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। ठीक है, अब इस पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, फॉस्फोरस वाला और इन्फ्लेशन वाला। वो आपको पता है कि आर्टिकल का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो न्यूज़ आ गई। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, उसका बैकग्राउंड डेटा से। वो सारा का सारा जो बैकग्राउंड डेटा है दोस्तों, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करवाया जाता है। और वो जो पीडीएफ यहाँ पे इस पेड ग्रुप में दी जाती है वो A4 शीट पर आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल पीडीएफ तैयार किया जाता है और वो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, यानी कि आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या फिर चाहो तो सीधा यहाँ पर स्टोर करके अपने पास में रख सकते हो, या ग्रुप में भी वो पड़ा रहता है। यानी कि आपने किसी भी तारीख का डाउनलोड करना है, पढ़ना है, चाहो तो डिलीट कर दो, अपने फ़ोन की स्टोरेज का इशू है, लेकिन वो ग्रुप में तो पड़ा है ना। ग्रुप में सारी चीज़ें आपकी सिक्योर हैं, सारा डेटा आपका सिक्योर रहेगा। और उससे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है बैकग्राउंड डेटा की, इससे तो नोट्स बनाने की टेंशन खत्म हो जाएगी, भाई इस लेक्चर को कितना कहाँ तक लिखें। दूसरा, यहाँ पे ये पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाई जा रही है डेली बेसिस पर, जिसमें सारा बैकग्राउंड डेटा कवर किया जाता है। और उससे अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपसे कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लिया जा रहा है, बहुत बेसिक अमाउंट लिया जा रहा है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या फिर टिल योर सिलेक्शन। आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ पे उस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो, और जस्ट 499 रुपीज़ में। तो केवल 499 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। बीच बीच में कोई भी ऐसा सब्सक्रिप्शन के लिए कोई यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, सीधा यहाँ पर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक सारा डेटा आप उसका यूज़ कर सकते हो, और डेली बेसिस पे वहाँ पे डेटा अपडेट भी हो रहा है।
अब अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से एक रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है कि आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। पहले उस पूरे डेमो वीडियो को देख लेना कि मुझे आखिरकार इस ग्रुप से एग्जैक्टली फ़ायदा कैसे होगा और क्या मैं इसका किस तरीके से हेल्प जो है वो ले सकता हूँ, वो सब कुछ आपको ग्रुप में समझाया गया है। फिर उसके बाद में फाइनल अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में, डिसीजन लेने के बाद में जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब इतना अमाउंट है कि यहाँ पे ये छोटा सा अमाउंट है जिसको आप इधर उधर खर्च भी कर देते होंगे, तो यहाँ पर उसमें भी आपको डेमो वीडियो दिया जा रहा है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद भी जो है काम करना। आगे आते हैं ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा डेली बेसिस पे 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आजकल नहीं पहुंच पा रहा है वो टारगेट, प्लीज़ आप लोगों ने सपोर्ट करना है और वो टारगेट पहुंचाना है। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो वापस से आते हैं अपने सेशन की तरफ। अच्छा, ज़्यादा नीचे आ गए क्या? हाँ, अब दोस्तों ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2, जीएस पेपर नंबर 3, और आने वाले समय पर इसकी बहुत चर्चा होने वाली है। ये आज लिख लेना, क्या लिख लेना कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है यहाँ पर आपको मंडे में या हो सकता है कल ही आपको इस टॉपिक पर एडिटोरियल देखने को मिल जाए, जहाँ पे राइटर चर्चा करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों हुआ यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो आ चुका है 2023 का। 2022 का जब ये इंडेक्स आया था तो बड़ा बवाल हुआ था, याद आ रहा होगा आपको। 2022 का देखो, पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? ये जो इंडेक्स है ये नेशनल लेवल और पूरा इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आया जाता है। दुनिया भर की कंट्रीज़ की रैंकिंग दी जाती है कि इन दुनिया भर के देशों में जो भुखमरी है वो किस लेवल पर है, लोगों को सही से खाना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं है कुपोषण का शिकार हो रहे हो, है ना। तो ये सारा का सारा डेटा ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारे सामने रख देता है और दुनिया भर की रैंकिंग को देता है। और इस समय रैंकिंग भारत की और ज़्यादा ख़राब कर दी है इन्होंने। 125 देशों की रैंकिंग तैयार की गई और इन 125 देशों में से इंडिया की रैंकिंग है 111, 111। इवन पाकिस्तान को भी इन्होंने बेटर रैंक किया है इंडिया से इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में। तो ये जो है अब कह सकते हो 2023 का जो ये इंडेक्स है वो आ चुका है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर क्या बोला है इसके रिस्पांस में, इसका पूरा क्रिटिसिज्म भी हुआ है दोस्तों, इसकी आलोचना भी काफ़ी ज़्यादा हुई है कि ये इंडेक्स गलत है, क्यों गलत है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। क्या टेक्नोलॉजी होती है इसको काउंट करने की, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इंडिया को कितना स्कोर मिला है? अच्छा, स्कोर वगैरह समझने से पहले आपने समझना होगा ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, बिल्कुल बेसिक जानते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये एक ऐसा टूल है या ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने दुनिया के स्तर पर या किसी पर्टिकुलर कंट्री के लेवल पर हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं कि वहाँ पे भुखमरी किस लेवल की है। ठीक है, और वो कैसे नापा जाती है? 4 तरीके से। इसके 4 मेन इंडिकेटर्स हैं। पहला है अंडर नॉरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोटिलिटी। अब ध्यान से सुनना, अंडर नॉरिशमेंट क्या है? यानी कि उस बच्चे को प्रॉपर, यानी उस पर्सन को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा, उसकी बॉडी नरिश ही नहीं हो पा रही। अगर खाना मिल रहा है तो उसमें पोषण नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये देखी जाती है। अगर अंडर नरिशमेंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उस कंट्री की रैंकिंग खराब हो जाएगी इस इंडेक्स के अंदर में। जहाँ पे अंडर नरिशमेंट कम है, लोगों को अच्छा खाना मिल रहा है, हेल्दी फूड मिल रहा है, तो वहाँ पे उस कंट्री की रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। सिंपल हो गया, पहला फैक्टर यह है। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग, ये क्या होता है, दोनों को कंबाइन करके समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या कि मान लो एक बच्चा, क्योंकि स्पेशल फोकस यहाँ पे चाइल्ड के ऊपर किया जा रहा है, तो एक बच्चा है। अब बच्चा अगर आप देखोगे तो उसकी उम्र के हिसाब से अगर उसका वेट कम है, या आप कह सकते हो उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट कम है, तो वो क्या कहलाता है, वो चाइल्ड स्टैंडिंग और चाइल्ड वेस्टिंग वाली कैटेगरी कहलाता है। क्यों? अगर उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कम है, उम्र के हिसाब से उसका वेट कम है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसको अच्छा पोषण ना मिलना, उसको अच्छा खाना, हेल्दी या न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला है, जिसके चक्कर में उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाई है। तो ये 2 चीज़ों को भी काउंट किया जाता है। तीसरी होती है चाइल्ड मोटिलिटी, यानी 5 साल से कम उम्र के अंदर में अच्छा न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाना, वो यहाँ पर चाइल्ड मोटिलिटी कहलाता है। तो इन 4 चीज़ों को चेक करने के बाद में किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में रैंकिंग है वो तैयार की जाती है। अब ये 4 चीज़ें देखकर पहले तो उस देश को स्कोर दिया जाता है। स्कोर मिलता है 100 में से, 100 में से कुछ नंबर दिए जाते हैं। 100 में से अगर दोस्तों जितना ज़्यादा कम नंबर होगा उतना बढ़िया होगा, और 100 में जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना बेकार होगा, ऐसा यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलता है। यानी अगर 100 में से 0 स्कोर मिला है तो 0 इज़ द बेस्ट स्कोर, यानी कि 0 अगर किसी देश को मिला है, जो कि मिलता नहीं, अगर मिला भी है मतलब वहाँ पे कोई भुखमरी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है।
अगर किसी को 100 मिला है तो वहाँ पे सबसे बदतर हालत है भुखमरी को लेकर। अब एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार कौन करता है, इसको प्रिपेयर कौन करता है? तो यूरोपियन एनजीओ है वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ, ये यहाँ पर इसको तैयार करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये भी है, ये जो इंडेक्सेस को तैयार, मतलब ये जो साल की रिपोर्ट है ये कैसे आती है? ये तो देख लिया आपने, 4 चीज़ें मैनेज की जाती हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें क्या केवल एक साल में देखी जाती हैं? यानी कि अगर 2023 का इंडेक्स आए तो क्या 2000 पूरे 2022 के साल में ये 4 चीज़ों को देखा गया होगा? ऐसा नहीं है, पिछले 5 सालों का डेटा निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे 2023 की अभी रैंकिंग आई है, तो 2018 से लेकर 2021 तक का सारा जितना भी सोर्सेस होगा हंगर का, वो सब कैलकुलेट करने के बाद में इसको तैयार किया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो सवाल कैसे बन सकता है। यूपीएससी ने 2017 में एक इंटरेस्टिंग से सवाल पूछ लिया, और ऐसे कई सारे सवाल मैं आपको दिखा सकता हूँ रिपोर्ट्स को लेकर, इंडेक्सेस को लेकर। तो जैसे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। जैसे ये बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है? सही उत्तर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऐसे ही आपसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि इंडिया को कितना स्कोर मिला? भारत को जो स्कोर है वो मिला है 28.7, यानी कि ये 28.7 स्कोर मतलब पता है, ये दिखाता है कि भारत में बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत है भुखमरी की। और कुछ और देश यानी भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान की कितनी रैंकिंग है? 102, इंडिया की 111, पाकिस्तान हमसे अच्छा चल रहा है। बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69, अरे श्रीलंका की 68 रैंकिंग रखी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं? भारत से बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस इंडेक्स में एक बात और बोली गई कि इंडिया में जो अंडर नरिशमेंट है, यानी जो अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, वो कहीं ना कहीं 16.6% आपको देखने को मिलेगा। और 5 साल से कम उम्र में जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसका परसेंटेज 3.1% है भारत में। एनीमिया यानी कि जो ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है वेमेन में, तो एनीमिया भी यहाँ पे लगभग 15 से 24 साल की महिलाओं में 58.1% महिलाओं में एनीमिया है। इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग बात और बोली गई कि इंडिया में पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट भारत में 18.7% का है, यानी कि बच्चे की जो वेट है, उसका जो वज़न है, उसके हाइट के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला इस वजह से। तो इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग है, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 ने हमको दिखाया। लेकिन दोस्तों इंडेक्स आया ही, इतनी देर में क्या हुआ? सरकार का यहाँ पर स्टेटमेंट आ गया। सरकार ने यहाँ पर पूरी तरह से क्रिटिसिज्म किया है, इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, सीधा रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट गलत हो ना गलत हो, लेकिन इसकी कैलकुलेशन गलत है, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट मेंशन करती है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला ये जो इंडेक्स है इसको हम रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका जो ये भुखमरी को मेजर करने का तरीका है, मापने का तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। ये भारत की सही पोजीशन को नहीं दिखाता है। क्योंकि ये जो इंडेक्स है इसमें कुछ चीज़ें गलती क्यों है? क्योंकि हमारे पास में भी डेटा है, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला। सरकार ने बोला यहाँ पर कि आप ये देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स केवल और केवल 4 इंडिकेटर पर तैयार किया जाता है, और उसमें 3 तो केवल बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बाकी संख्या इंडिया में यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और आपने स्पेशल फोकस किया है बच्चों के ऊपर। ये जो इंडेक्स है पर्टिकुलरली, ये बच्चों के ऊपर या 5 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और अगर बच्चों की बात भी देखी जाए तो हमारे पास में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पे बोला जा रहा है हाँ गवर्नमेंट की साइड से कि हमारे पास भी कई सारी यहाँ पर डेटा है। मिनिस्ट्री ने बोला अप्रैल 2023 में यहाँ पर स्टेटमेंट आया था कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं इनका डेटा पोषण ट्रैकर पर अपलोड है, और हमने ये देखा कि लगातार यहाँ पर बच्चों का जो पोषण है वो इंप्रूव हुआ है हमारे देश में, ठीक है। करोड़ों बच्चों को यहाँ पर बढ़िया पोषण मिल पा रहा है। और चाइल्ड वेस्टिंग जो है इसको भी अगर आप ट्रैक करोगे, पिछले कुछ महीने का डेटा देखोगे, तो चाइल्ड वेस्टिंग भी कम है पहले के कंपैरिजन में। तो ये इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई क्यों दिखा रहे हैं? ये वैल्यू यहाँ पर इनकी गलत है, ये चीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से मेंशन की जा रही है। तो ये यहाँ पे हो गया 2023 का इंडेक्स। अब 2022 वाले इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। पिछले साल जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंकिंग 121 देशों में से 107 थी, और अभी यहाँ पर कह सकते हो 125 देशों में से 111, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में भी इंडिया की रैंकिंग और ज़्यादा बेकार होती हुई नज़र आ रही है। तो ये था हमारा डेटा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है? जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है DAC,
ठीक है। अब हमारी आर्मी वगैरह को जब भी हथियार परचेज करने पड़ते हैं तो ये डीएसी ये सारा काम करता है, उनको अप्रूवल देने का काम करता है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को कौन चेयर करते हैं? तो इनके जो चेयरमैन आज के समय पर वो हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो इन्होंने दो बड़े बड़े जो प्रपोजल्स हैं उनको यहाँ पर रख लिया, उनको अप्रूवल दे दिया है नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए, जो कि इस महीने के एंड तक यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। और इसके लिए कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अच्छा, ये क्या प्रपोजल है? तो दोस्तों यहाँ पे नेवी ने बोला है कि हमको क्या चाहिए, जैसे हमारे पास में अभी विक्रांत, INS विक्रांत करके एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, बहुत बड़ा विमान है हमारे पास, बहुत बड़ा जहाज़ है जिसके ऊपर कई सारे जो जेट्स है वो रखकर चल सकते हो। तो ऐसे ही हमको एक और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये बात नेवी की साइड से आई है। एयरफोर्स ने यहाँ पर बोला कि हमको लगभग 97 कितने, हमको लगभग 97 के आसपास एडिशनल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA MK1 यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये MK1 चाहिए हमको, ये उन्होंने बोला, जिसमें खर्चा आएगा लगभग 67,000 करोड़ के आसपास का। तो ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ये एक्सपेक्टेड है कि एक मीटिंग रखेगा 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर में। तब ये डिस्कशन किया जाएगा कि क्या करना है आखिरकार, जो यहाँ पर मांग आई है नेवी और साथ ही साथ में हमारे एयरफोर्स की साइड से इसको कैसे पूरा करना है। एक और प्रपोजल आया दोस्तों एयरफोर्स की साइड से, उन्होंने बोला है कि हमारे पास में जो पुराने फाइटर जेट्स हैं, स्पेशली Su-30 MKI फाइटर जेट्स जो सर्विस में हैं आज के समय में, उनको अपग्रेड करना ज़रूरी है। ठीक है, उनको समय के साथ में अपग्रेड करना है और अपग्रेड में जो खर्चा आएगा वो लगभग 6,000 करोड़ रुपए का आएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये जो भी डिस्कशंस है वो सब यहाँ पर थोड़े समय पर होंगे, जैसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी 29-30 अक्टूबर का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे कुछ है क्या इंपॉर्टेंट? हाँ, एक चीज़ है जिसमें आपने केवल 2-3 लाइनें ध्यान रखनी है। वो क्या है, हमेशा आपको बताता हूँ, वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। एक बार ऐसे ही छोटे छोटे बॉडीज़ को लेकर, फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, उसको लेकर सवाल पूछ लिया गया। ऐसे छोटी छोटी बॉडीज़ को लेकर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए क्विक फैक्ट है, क्या है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। अगर यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इन तीनों सर्विसेज या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी यहाँ पे कुछ खरीदना है ना, कुछ यहाँ पर वेपन्स परचेज करना है, तो वो यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल सारे के सारे डिसीजंस लेने का काम करता है। और ये भी ध्यान रखना, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं, यानी जैसे आज के समय पर राजनाथ सिंह जी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है ना, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ही क्या होते हैं, इस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, ये जो काउंसिल ये बनाया गया था एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। ठीक है, एक रिकमेंडेशन आया था अलग अलग मिनिस्टर्स का कारगिल वॉर के बाद में, 1999 के बाद में, उसके बाद यहाँ पर इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को तैयार किया गया। तो ये कुछ बेसिक डेटा हो गया डीएससी को लेकर। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, स्पेशली यहाँ पर इन अवार्ड्स के बारे में कई सारे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर सवाल बन जाते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। एक तमिल ऑथर आपको यहाँ पर ये दिख रही होंगी फोटो के अंदर में, जिनका नाम है शिवाशंकरी। तो अभी इनको सरस्वती सम्मान से, ये जो अवार्ड है ना, उससे सम्मानित किया गया है। तो एक तमिल राइटर हैं शिवाशंकरी, कल यहाँ पर इनको सरस्वती सम्मान 2022, ये जो 2022 का अवार्ड है वो दिया गया। क्यों दिया गया? इनकी एक बुक है जिसका नाम है सूर्यवंशम, सूर्यवंशम मत समझ लेना, सूर्यवंशम ये बुक है जो कि इन्होंने लिखी है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी राइटर हैं, कई सारी बुक्स लिख चुकी हैं, 100 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिख चुकी हैं, कई नॉवेल्स लिख चुकी हैं, बायोग्राफीज़ लिख चुकी हैं, तो बहुत बड़ी राइटर हैं ये। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये अवार्ड है ये यहाँ पर इस अवार्ड से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। जो इनकी बुक है सूर्यवंशम, ये जो बुक है दोस्तों यहाँ पर ये 2 वॉल्यूम के अंदर में आती है, जहाँ पर सारी चीज़ें बताई है एक इनोसेंट चाइल्ड के बारे में, कैसे वो यहाँ पर एक ऑथर बदलता है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर कैसे बदलाव हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन की है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया। अब एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इस अवार्ड के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे और डेटा अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है इनके सारे के सारे लाइफस्टाइल के बारे में, मतलब कि इतिहास कैसा रहा, इन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं, वो सब एग्जाम में यहाँ पर इतना खास इंपॉर्टेंस उसका रहेगा नहीं। एग्जाम में जो हमारा सबसे खास इंपॉर्टेंस रहेगा वो यहाँ पर इस अवार्ड के बारे में रहेगा। इस अवार्ड के बारे में बहुत ध्यान से आपने सारी चीज़ों को सुनना है, जिससे कि यहाँ पर आपको वनडे एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। सरस्वती सम्मान एक एनुअल अवार्ड है, हर साल दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? भारत के नागरिक को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उनके लिटरेरी वर्क के लिए, यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा हो। ठीक है, तो लिटरेरी वर्क के लिए यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। अब यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर वो जो लिखने वाला पर्सन है वो किस भाषा में अवार्ड दिया जाता है, किस भाषा में अगर वो लिखेगा तब उसको अवार्ड मिलेगा। तो आपको पता होगा हमारे भारतीय संविधान के अंदर में जो हमारा शेड्यूल 8 है उसके अंदर में यहाँ पर 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं। अब उन 22 भाषाओं में किसी भी भाषाओं के अंदर में अगर यहाँ पर किसी भी भाषा में कोई एक लिटरेरी आर्टिस्ट है, लिटरेरी यहाँ पर राइटर हैं,
उनका यहाँ पर अगर उनको अवार्ड देना है तो बिल्कुल दिया जाएगा। तो इन 22 भाषाओं में अवार्ड दिया जा सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ ये जो अवार्ड है दोस्तों, ये आपको पता है, जिससे नाम से पता चल रहा है, सरस्वती सम्मान। तो माँ सरस्वती के नाम पर यहाँ पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। इस अवार्ड में 15 लाख रुपए का कैश प्राइज़, उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे एक प्लेक जिस पे नाम वगैरह लिखा होता है, ये यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। सरस्वती सम्मान बेसिकली लिटरेचर की कैटेगरी में एक बहुत हाईएस्ट लेवल का अवार्ड माना जाता है भारत के अंदर, ठीक है। इस अवार्ड को कब बनाया गया था? 1991 से अवार्ड दिया जा रहा है। इस्टेब्लिश करने वाला जो फाउंडेशन था वो था के बिरला फाउंडेशन। इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, और आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा होगा के बिरला फाउंडेशन, यही इन्होंने यहाँ पर इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया था। और ये जो बिरला फाउंडेशन है दोस्तों, ये कुछ और अवार्ड्स भी देते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये जाने जाते हैं, जैसे व्यास सम्मान फॉर हिंदी, बिहारी पुरस्कार फॉर हिंदी एंड राजस्थानी राइटर्स फॉर राजस्थान, ठीक है। ये बिहारी पुरस्कार फॉर हिंदी और राजस्थानी राइटर्स फॉर राजस्थान। तो ये अलग अलग अवार्ड्स भी यहाँ पर इन्होंने फाउंड किए हैं, इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं, इनके यानी इसी फाउंडेशन के थ्रू दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहाँ पर ये सारा का सारा हमारा इंपॉर्टेंट इशू यानी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो बैकग्राउंड डेटा है उसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं, हर महीने आता रहता है, आपको पता होगा। तो IIP यहाँ पे दोस्तों जारी कर दिया गया है, दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब ये जो IIP आया है, ये कौन से महीने का आया है? पहले तो ये ध्यान रखना, ये आया है अगस्त के महीने का। ऐसा मत समझना कि अभी हम अक्टूबर में आ चुके हैं तो पिछले महीने का डेटा है, नहीं, ये उससे पिछले महीने का डेटा है, अगस्त के महीने का। तो बोला जा रहा है कि अब की बार जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, भारत के अंदर में जो उत्पादन है, जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा जुलाई के कंपैरिजन में अगस्त के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया, ठीक है। तो जुलाई में यहाँ पर जो ये IIP इंडेक्स है, ये कितनी तेज़ी से ग्रो हुआ था? 6% से यहाँ पे ग्रोथ थी, लेकिन अगस्त के महीने में यहाँ पर इसकी ग्रोथ 10.3% से, ठीक है। तो अगस्त से तेज़ी से ग्रो हुआ, अगस्त के कंपैरिजन में तेज़ी से ग्रो हुआ ये हमारा सितंबर के अंदर। उल्टा बोल दिया मैंने, जुलाई से, ठीक है, जुलाई में, अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दिया हो। जुलाई जो है, जुलाई 2023, इस जुलाई के महीने में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 6% से ग्रो हुआ, और अगस्त के महीने में कितना ग्रो हुआ? 10.3% से, बस इतना ध्यान रखना। सितंबर के महीने का डेटा अभी नहीं आया, उसको भूल जाओ। तो IIP अगस्त के महीने में ग्रो हुआ, यानी अगस्त के महीने में हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ देश के अंदर। सिंपल सी बात है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में सबसे बड़ी ग्रोथ नजर आई है। कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन कुछ सेक्टर में बढ़िया ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा इंप्रूव हुआ है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं ध्यान रखना, क्योंकि इकॉनमी के अंदर में जो ये परसेंटेजेस हैं कभी नहीं पूछी जाती हैं, पता होगा। ये केवल आर्टिकल आपका सोर्स है कि आप बड़ी किताब उठाओ और किताब से ये पढ़ो। तो दोस्तों आपको पता होगा, ये जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, यहाँ पर ना मेजरली हम अपने 8 कोर सेक्टर्स को देखते हैं, 8 मेन सेक्टर्स। वो 8 मेन सेक्टर्स कौन से हमारे देश के? वो 8 सेक्टर्स किए हैं आपकी स्क्रीन पर। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की इकॉनमी के अंदर में। और इनमें से भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? रिफाइनरी, क्योंकि रिफाइनरी का जो वेटेज है वो 28.04% के आसपास है। रिफाइनरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री स्टील, 17.92% का वेटेज है। स्टील के बाद तीसरी इंडस्ट्री कौन सी है? सॉरी, स्टील से पहले इलेक्ट्रिसिटी है, रिफाइनरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी 19, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद स्टील, और स्टील के बाद में आपका कोयला सेक्टर देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर वेटेज के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारी 8 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 के नाम ध्यान रखने हैं। तो स्पेशली इन इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ कैसी रही है उसको लेकर ये जो स्पेसिफिक डेटा है वो यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है IIP के थ्रू। तो क्या है IIP? आओ मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी देता हूँ। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP एक इंडिकेटर है, हमको यहाँ पर एक कह सकते हो इन्फॉर्मेशन देता है। हमको ये बताता है कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो किस लेवल पर चल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। IIP कौन तैयार करता है दोस्तों? इसको कंपाइल करने का काम और पब्लिश करने का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। तो CSO क्या करता है? हर महीने यहाँ पर इस IIP को तैयार करके हमको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पर IIP का इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंडेक्स क्यों लेकर आया जाता है हर महीने? हर महीने इसलिए लेकर आया जाता है यहाँ पे क्योंकि हमारी जो सरकारी एजेंसीज़ हैं अलग अलग, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनको बड़ी बड़ी नीतियाँ बनानी होती हैं। जैसे हमारे देश की इकॉनमी चलती है ना, उसके हिसाब से नई नई पॉलिसीज़ आती हैं, पता होगा। तो वो पॉलिसीज़ किस बेसिस पर लेकर आनी है, हमारे देश का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ किस लेवल पर ग्रो कर रही हैं, उसको देखने के बाद में पॉलिसीज़ लेकर आई जाती हैं।
समझ गए। तो यहाँ पे सरकारी एजेंसीज यहाँ पर इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है इसका यूज़ करती हैं। ठीक है, तो आईआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि केवल यहाँ पर सरकारी एजेंसी यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हमारे देश की जो इकॉनमी होती है, पूरी जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसके कैलकुलेशन में भी जो आईआईपी है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यूपीएससी ने 2015 में यहाँ से आपसे सवाल पूछ लिया था। एक सवाल ये था, ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, जो 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका जो ये इंडेक्स है, इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? तो 2015 के हिसाब से देखोगे, वैसे वेटेज बदलता रहता है, लेकिन 2015 के हिसाब से देखोगे तो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में से सबसे ज़्यादा वेटेज वैसे तो स्टील का होना चाहिए था, सॉरी रिफाइनरी का होना चाहिए था। रिफाइनरी सबसे बड़ा था, आपको पता है 28 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा था वेटेज उसका। उसके बाद दूसरी जो इंडस्ट्री थी वो इलेक्ट्रिसिटी थी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इन चारों में से अगर रिफाइनरी यहाँ पे होता तो रिफाइनरी सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर अभी ऑप्शन बी सही उत्तर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सबसे बड़ा यहाँ पर एक वेटेज हमको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में दोस्तों टी इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। अब इसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, ये भी अक्सर न्यूज़ में आता रहता है, लेकिन आज कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन है। भारत के अंदर जो टी इंडस्ट्री है, जो ये चाय की खेती है, ये जो पूरा सेक्टर है, ये कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हो चुके हैं चाय की खेती को लेकर। ये बात कौन कह रहा है? इंडियन टी एसोसिएशन की रिपोर्ट बोल रही है। तो इंडियन टी एसोसिएशन एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि काम करती है टी प्लांटर्स के लिए, यानी कि जो भी यहाँ पर हमारे फार्मर्स हैं जो चाय की पत्ती की खेती करते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बॉडी काम करती है। तो इन्होंने ये बताया कि हमारी इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री स्पेशली, एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, यानी पैसों की कमी है। अब ये पैसों की कमी क्या हो गया? क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि जो चाय की पत्ती उगाई जाती है, खेती की जाती है, तो खेती करने के लिए भी पैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि फ्री में हो गया, उसके पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट लगता है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट ने ये बोला कि चाय की खेती का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन उतना पैसा बेच कर मिल नहीं रहा फार्मर्स को। प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, ये बात आपने ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पर जो बिक्री हो रही है चाय की पत्ती की वो कम दाम में हो रही है, उसके जो प्राइसेस है वो कम हो चुके हैं। तो इससे किसको नुकसान हो रहा है? ओवरऑल फार्मर्स को तो नुकसान हो रहा है। तो आईटीए ने यहाँ पर अपना टी सिनेरियो 2023 के इस डेटा में ये समझाया, भाई चाय की पत्ती के जो प्राइसेस है पिछले कुछ समय पर इनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है, ये यहाँ पर कम हुई हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर असर पड़ा है, क्योंकि जो यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं जो उसका उत्पादन कर रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा है। और मैं आपको बता दूं दिक्कत इतनी नहीं है, जो हमारे चाय की पत्ती के एक्सपोर्टर हैं जो विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ईरान ने यहाँ पर एक्सपोर्ट कम कर दिया है। क्योंकि ईरान दोस्तों एक ऐसा देश है जो कि भारत से बहुत सारा चाय पत्ती एक्सपोर्ट करता था, यानी कि भारत में जितना भी चाय की पत्ती का प्रोडक्शन होता है 20% चाय की पत्ती सीधा हम ईरान में एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन क्या हुआ, ईरान के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ वहाँ पर भी आपको देखने को मिल पाएंगे, पेमेंट इश्यूज़ हैं, पेमेंट ईरान अभी कर भी नहीं पा रहा है, ये सारे इश्यूज़ हैं। इसके चक्कर में जो एक्सपोर्ट है वो कम हो चुका है, और इसका अब जब एक्सपोर्ट कम हुआ है तो सीधा नुकसान किसको हो रहा है? हमारे एक्सपोर्टर्स को हो रहा है, जो चाय के पत्ती के एक्सपोर्टर थे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो हमारी टी इंडस्ट्री है वो इन सब सिनेरियो से गुजर रही है या इन प्रॉब्लम से गुजर रही है, ये कुछ डेटा यहाँ पर शेयर किया गया। लेकिन हमेशा की तरह एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बैकग्राउंड डेटा, क्या बैकग्राउंड डेटा समझेंगे यहाँ पर कि आखिरकार जो ये चाय पत्ती है या टी है इसको लेकर क्या डेटा बोलता है इंडिया का। तो टी बेसिकली यानी कि जो चाय की पत्ती है एक ऐसा ड्रिंक है जो कि दुनिया में पानी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला है। चाय कैसे बनती है? एक प्लांट से, जो ये प्लांट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो ये विमेन है ये प्लांट का यूज़ कर रही हैं, इस प्लांट का नाम है कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट, इससे यहाँ पर चाय पत्ती बनती है। ठीक है, चाय की पत्ती ओरिजिनेट हुई थी इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट सेक्टर के अंदर में, लेकिन कुछ सबूत ये बोलते हैं कि सबसे पहली बार आज से 5000 साल पहले चाइना के अंदर में इस चाय को कंज्यूम किया गया था। ये मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ यार, बार बार वही आता रहता है। अब इंडिया और टी प्रोडक्शन के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। भारत जो है चाय की पत्ती का सबसे बड़ा कंज्यूमर है दुनिया में, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। तो हम प्रोड्यूस भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। हमसे पहले एक और देश है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाय की पत्ती का, वो कौन है? वो है चाइना। कौन? चाइना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए हर साल 21 मई को हम लोग इंटरनेशनल टी डे भी ऑब्जर्व करते हैं, और भारत के अंदर में इस पूरे टी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने टी बोर्ड बना रखा है। तो ये जो टी बोर्ड है एक स्टैचुरी बोर्ड है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। इस टी बोर्ड में टोटल 31 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक चेयरमैन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आते हैं, उसके अलावा कुछ और टी प्रोड्यूसर, टी ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, कंज्यूमर्स, यानी टी इंडस्ट्री के कई सारे लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी में मेंबर्स होते हैं।
ये जो बोर्ड है दोस्तों, टी बोर्ड, इसको हर 3 साल में दोबारा से बनाया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसके मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है हमारे देश का जो यहाँ पर ये टी सेक्टर, इसकी मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसको सपोर्ट करके एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, ये सारा काम है। टी बोर्ड के अपने ऑफिसेस हैं। इसका हेड ऑफिस कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। बाकी इसके 23 ऑफिसेस हैं, छोटे छोटे जोनल रीजनल ऑफिसेस, और आज इसके इंटरनेशनल ऑफिसेस भी हैं। इंटरनेशनल ऑफिस एक है यहाँ पर दुबई में और दूसरा यहाँ पर रशिया में, स्पेशली मॉस्को में। तो ये इसलिए पता जा रहा है क्योंकि यूपीएससी ने साल 2022 में एक प्रश्न पूछ लिया था। प्रश्न यही था कि भैया टी बोर्ड के रेफरेंस में बताओ ये 4 स्टेटमेंट हैं, इन चारों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, टी बोर्ड क्या स्टैचुटरी बॉडी है? सही बात है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का कोई रोल है? नहीं रोल है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, टी बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है? बेंगलुरु के अंदर में। ऐसा है क्या? नहीं, कोलकाता में है। लास्ट वाला ऑप्शन, जो ये टी बोर्ड है इसके कुछ इंटरनेशनल ऑफिस हैं दुबई, मॉस्को में। हाँ, सही है। तो सही उत्तर 1 और 4 ओनली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा। चलो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आर्टिकल्स और हैं। अब दोस्तों आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब यहाँ पे ना कुछ बैकग्राउंड डेटा नहीं है, यहाँ पर केवल न्यूज़ ही न्यूज़ है। ये खबर क्या है, ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो पहले तो एक महिला अभी चर्चा में, वो महिला अभी क्या कर रही हैं, अभी वो प्रेगनेंसी के स्टेज से गुजर रही हैं। 26 सप्ताह की यहाँ पर वो जो प्रेगनेंसी स्टेज है वो पहुँच चुके हैं। 26th वीक यहाँ पर चल रहा है। तो 26वें वीक पर वो चाहती हैं यहाँ पर उस प्रेगनेंसी को रोकना। ठीक है, अब क्या हुआ, वो कोर्ट में जा रही हैं क्योंकि डॉक्टर तो रोकेंगे नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि उसके अपने लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। क्योंकि प्रेगनेंसी अब यहाँ पर अगर आप रोकोगे तो बहुत लेट हो चुका है ना। 26वां सप्ताह चल रहा है, बहुत लेट हो चुका है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डाला। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे महिला से बोला है, उनके ऊपर जोर दिया है कि आप एक बार फिर सोच लो। अगर आप यहाँ पे अपनी 26 सप्ताह की प्रेगनेंसी को ख़त्म करवाना चाहती हो तो आपने जो ये पिटीशन जारी किया इसके ऊपर एक बार सुनवाई, एक बार और बैठकर सोच लो, ये गलत है। तो हमारे जो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, ये क्या बोलते हैं, इनका कहना यहाँ पर यह है कि ठीक है, हम यहाँ पर वेमेन का जो राइट टू प्रोडक्शन है, वो जो ऑटोनॉमी है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा उनका है, उनको पालना है। ठीक है, सारा काम उनका है, उनकी मर्जी है, हम उसकी चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा जो है ना, एक अनबॉर्न चाइल्ड जो कि अभी यहाँ पर जन्म लिया भी नहीं है, उसके भी कुछ राइट्स हैं, उसके भी हक हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं तो उस बच्चे के जो राइट्स हैं उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे DY चंद्रचूड़ साहब ये बोलते हैं कि ठीक है, जो महिलाएं वो राइट है भाई, आर्टिकल 21 है, फंडामेंटल राइट है, सबके पास में अधिकार है जीने का, उनके पास में भी अधिकार है, कई सारे अधिकार हैं। लेकिन जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो अभी यहाँ पे जन्म नहीं लिया है, उसके राइट्स भी हैं, उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। और ये प्रेगनेंसी के स्टेज में बहुत देरी हो चुकी है, 26वां सप्ताह चल रहा है और आप अब जाकर एंड करवाना चाहती हो। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से फटकार भी लगाई है ज़्यादा। इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई यहाँ पर ये जो महिला हैं, एक मैरिड वेमेन है, और भाई 26 सप्ताह से कर क्या रही थी अगर इन्हें यहाँ पर ये काम करना था तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महिला ये बोलती हैं कि कोर्ट जो है डॉक्टर से बोले कि उनकी जो प्रेगनेंसी उसको एंड किया जाए। लेकिन यहाँ पर बीच में ना वेमेन काउंसिल आ जाती है। वेमेन काउंसिल ने बोला कि सुनिए जज साहब, जो ये महिला है ना, जो प्रेगनेंसी एंड करवाना चाहती है, वो अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म नहीं करवाना चाहती, वो उसको टर्मिनेट नहीं करवाना चाहते, लेकिन वो C सेक्शन चाहती हैं, वो C सेक्शन चाहती हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा जो डिलीवरी होती है वो डिलीवरी 2 प्रकार से होती है। ये फोटो देखो, यहाँ पर ये फोटो बढ़िया तरीके से समझाएगा आपको। एक तो होती है नॉर्मल डिलीवरी। काफ़ी सारे लोग सर पूछ भी रहे थे कि सर ये C सेक्शन की डिलीवरी क्या है। मैंने सोचा यार C सेक्शन की डिलीवरी के बारे में भी आप पूछ रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ समझ से। एक तो नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी मतलब बिना किसी ऑपरेशन के। C सेक्शन जो डिलीवरी होती है मतलब ऑपरेशन करके, ऑपरेशन वाली डिलीवरी। जब बच्चा यहाँ पे ऑपरेशन से पैदा होता है तो उसको C सेक्शन डिलीवरी बोला जाता है। और आजकल ये C सेक्शन डिलीवरी बढ़ती चली जा रही है। इसमें डॉक्टर्स का ही फ़ायदा होता है भाई। डॉक्टर यहाँ पर सीधा बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो एक ही बच पाएगा, बच्चा बच पाएगा या माँ बच पाएगी। तो इसके बेसिस पर परिवार वाले भी डर जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर बोलते हैं भाई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा ऑपरेशन से, यानी जो C सेक्शन वाली डिलीवरी है, जो ऑपरेशन से डिलीवरी हो रही है दोस्तों, ये आजकल सबसे ज़्यादा हो रही है। इसका रेट, इसका जो स्तर है वो लगातार बढ़ता चले जा रहा है। ठीक है, तो ये जो महिलाएं हैं ये भी क्या चाहती हैं, ये अपनी एक C सेक्शन की डिलीवरी चाहती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्योंकि यहाँ पर इन महिला के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और जो दूसरा बच्चा है वो अभी केवल 1 साल छोटा है। ठीक है, और वो अपनी तीसरी प्रेगनेंसी भी इस तरीके से फुल टर्म के बेसिस पर नहीं कराना चाहती। इस चक्कर में यहाँ पर C सेक्शन डिलीवरी की बात की जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला है कि देखो यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जो छोटा बच्चा है उसके राइट्स
वो जो बच्चा है वो बच्चा डेंजर में जा सकता है ना। उसके जो राइट्स है उसको भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। और कोर्ट ने इतना कह के रोक दिया इस मैटर को और बोला है कि 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मतलब आज जो है इसको यहाँ पे और आगे फर्दर देखा जाएगा इस केस को, फिर उसके बाद जो भी डिसीजंस आएंगे वो मैं कल आपके सामने वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और आर्टिकल समाप्त। ना आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन फिर से एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो 12 अक्टूबर यानी कल तारीख थी हमारा 12 अक्टूबर, हर साल 12 अक्टूबर में एक डे ऑब्जर्व किया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। तो ये जो आर्थराइटिस है दोस्तों, इसको लेकर कुछ यहाँ पर चीज़ें समझाई गई हैं। क्या होता है आर्थराइटिस, थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक डेटा ज़रूर से आपको पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर द एग्जामिनेशन, जो कि डायरेक्टली आपसे कभी पूछा जाए तो आप बता सको। जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन होता है ना, वहाँ पे डायरेक्टली इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अभी जो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है ये ना हर साल 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट नहीं कहेंगे, हर 12 साल को ऑब्जर्व करते हैं, यह हम लोग कह सकते हैं। और 12 साल को ऑब्जर्व करने के पीछे का हर 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के पीछे का रीज़न है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाना लोगों के अंदर में, ठीक है, कि भाई यहाँ पे जो आर्थराइटिस है वो कैसे एक इंसान की जो लाइफ है उसको कितना ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है, संकट में डाल सकती है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो आर्थराइटिस है वो होता क्या है। तो आर्थराइटिस बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसऑर्डर है। जो हमारी जोड़ होता है ना, जोड़, स्पेशली यहाँ पर आपका घुटना देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक जोड़ है, इन जोड़ में बहुत दिक्कत होती है, सूजन हो जाती है। सूजन होने के साथ साथ जो हमारी टिश्यूज़ हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, वो यहाँ पर फट जाती हैं, ठीक है, इस पूरे जॉइंट्स के आसपास। उसके साथ साथ जो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो अफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक होता है नॉर्मल दर्द, एक होता है अल्टीमेट दर्द। वो अल्टीमेट पेन होता है यहाँ पर आर्थराइटिस के अंदर में। चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो जॉइंट्स काम ही नहीं करते। और मैं आपको बताता हूँ जो आर्थराइटिस है दोस्तों, ये मतलब ये केवल एक प्रकार है, इसके 100 प्रकार हो सकते हैं। आर्थराइटिस अलग अलग प्रकार से किसी इंसान को हो सकती है, लेकिन उन 100 प्रकार में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर सफ़र करते हैं जिस आर्थराइटिस से, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस और साथ ही साथ में रेमाटॉइड आर्थराइटिस। ये दो प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना, अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा। इन दोनों प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। और पता है प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर यह है कि इन आर्थराइटिस का कोई भी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन भी यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़्यादा कोई अच्छे अवेलेबल नहीं है, बस खाली यहाँ पर थोड़ा बहुत आपने कुछ टिप्स दिए जाते हैं, उन टिप्स को मेंटेन करना पड़ता है। क्या वो भी आ गया, मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको आर्थराइटिस के बारे में समझ में आ गया। 12 अक्टूबर को यहाँ पे हर साल ऑब्जर्व करते हैं। इस साल का जो थीम है वो क्या है, 2023 का जो थीम है वो है लिविंग विद एन RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। RMD मतलब रियोमेटिक मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आर्थराइटिस का जो दर्द होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, जॉइंट्स का दर्द, जैसे मैंने आपको बताया। इसके लिए कुछ टिप्स दी जा रही हैं। क्या टिप्स हैं? पहली टिप है बैलेंस डाइट। आपको यहाँ पे अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का यूज़ करना होगा, या जैसे कि हरी सब्जियाँ, बेरीज, नट्स, लेग्यूम्स, अदरक, फाइबर, ये सारी चीज़ आपके डाइट में होनी चाहिए। दूसरा न्यूट्रिएंट इनटेक, यानी जो विटामिन डी है, कैल्शियम है, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे जॉइंट्स के हेल्थ के लिए। और आजकल आपको पता होगा दुनिया में 95% लोग ऐसे होंगे जिनमें विटामिन डी की कमी होगी। और आजकल तो वैसे भी हम धूप नहीं लेते हैं, थोड़ा देर जाके धूप में बैठ जाया करो यार, फ़ोन चला रहे हो थोड़ी देर धूप में बैठ के चला लिया करो, 10-15 मिनट की बात है, ठीक है, 10 मिनट भी बहुत होंगे। तो विटामिन डी है, कैल्शियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जॉइंट्स के हेल्थ के लिए। लेकिन आजकल लोगों में कमी है, और आर्थराइटिस वाले जो लोग होते हैं उनमें तो यहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे बॉडी को चेक करना पड़ेगा, बॉडी का वेट, स्पेशली भाई बॉडी का वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बॉडी का वेट होगा तो जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि बॉडी का वेट सारा वहीं पर पड़ रहा है, समझ गए। फिर उसके बाद में एक और सोल्यूशन, एक और टिप है, वो है रेगुलर बेसिस पर फिजिकल एक्टिविटी। आपने लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करनी है, जैसे स्विमिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, दौड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आप साइकिलिंग कर सकते हो, इससे आपका जॉइंट का स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा। उसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हो, अगर आपको अपने मसल्स, अपनी मांसपेशियों को थोड़ा और रिलैक्सेशन देना है, आराम देना है तो। फिर लास्ट में एक और टिप है, वो है क्विट स्मोकिंग। जो यहाँ पर ये धूम्रपान है, जो यहाँ पर ये कह सकते हो सिगरेट वगैरह पी जा रही हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हमारे फेफड़ों के लिए तो खतरनाक है ही, उसके साथ साथ हमारे जॉइंट्स के लिए, मस्कुलर हेल्थ के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब दोस्तों आर्थराइटिस में आप देखोगे तो ये जो एक घुटना है, ये जो नी है ना, ये एक नॉर्मल नी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, ये जो नी है इस तरीके से आप देख पाओगे, हमारे टिश्यूज़, इसमें एक सूजन आ जाती है। उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, जो एक हेल्दी नी है, इस ना बीच में जॉइंट्स के बीच में एक नॉर्मल स्पेस होता है, यहाँ पर जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, आपकी जो जॉइंट्स वगैरह वो सही से काम भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है। और ऐसे यहाँ पर एक और आता है रेमाटॉइड आर्थराइटिस, ये दोनों कॉमन है। इस कॉमन वाले में मतलब ये और बुरी कंडीशन हो जाती है, यहाँ पर जो ये हड्डी है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगती है, हड्डियाँ भी गलने लगती हैं, जैसे यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, समझ गए। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे आर्थराइटिस में देखने को मिल जाती हैं।
ना दोस्तों, ये हमारे लेक्चर का एंड है, लेकिन यहाँ पे लास्ट एक आर्टिकल और है, फटाफट इसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज के हमारे न्यूज़पेपर के अंदर में एक भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आज का मेंस का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए नहीं रखा गया है। ठीक है, तो आज के मेंस के क्वेश्चन की छुट्टी है, आप लोग मौज करो, कल हम दे देंगे, कल क्वेश्चन ले लेना। अब यहाँ पर बात की जा रही है, सरकार ने यहाँ पर पहले ना अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया गया था कि जो गली के अंदर में जो अलग अलग डॉग्स आपको देखने को मिलते हैं ना, सड़कों पर जो कुत्ते घूमते रहते हैं, तो इनके ऊपर आप वैक्सीन टेस्ट कर सको, इनके ऊपर दवाइयाँ टेस्ट कर सको। आपको पता है कई सारे प्रकार के जो ड्रग टेस्ट हैं वो दवाइयों के ऊपर, जानवरों के ऊपर किए जाते हैं, इस प्रकार के दवाइयों के टेस्ट। तो वैक्सीन ट्रायल हम कर सकते हैं, इसको लेकर कुछ अनाउंसमेंट निकल कर आया था। सरकारी कमेटी ने यहाँ पर एक टास्क दिया था एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन को कि भाई यहाँ पर आप क्या है थोड़ा सा इस चीज़ को देखो। पिछले सितंबर में यहाँ पर एक काम दिया गया था। अब क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पर मना कर दिया, इससे यहाँ पर विड्रॉ कर लिया गया कि नहीं भाई हम यहाँ पर कोई भी वैक्सीन की टेस्टिंग इन एनिमल्स के ऊपर नहीं करेंगे। तो दोस्तों पिछले साल सितंबर में कमिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, जिसको हम लोग बोलते हैं CCSEA, ये कमेटी या ये बॉडी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रिकमेंड किया था क्या हम जो ये सड़क वाले डॉग्स हैं इनका यूज़ कर सकते हैं अपनी दवाइयों को टेस्ट करने के लिए, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर मना कर दिया गया है। 5 अक्टूबर को एक सर्कुलर आया जिसमें यहाँ पर पब्लिकली मना कर दिया और बोला कि नहीं हम यहाँ पर इनका यूज़ नहीं करेंगे, इन डॉग्स का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आखिरकार ये जो CCSEA है ये क्या है बॉडी, ज़रा से इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, ज़्यादा कुछ यार है नहीं, फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके फुल फॉर्म एक बार और पढ़ रहा हूँ, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। एनिमल्स के ऊपर में जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं अलग अलग दवाइयों के, क्योंकि आपको पता है जो दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट के अंदर में इनकी टेस्टिंग पहले कई सारे जानवरों पर की गई है, स्पेशली यहाँ पर चूहों के ऊपर में टेस्टिंग हो रही है ना, उसके अलावा कुछ और जानवरों के ऊपर टेस्टिंग हो रही है। तो पहले इनके ऊपर टेस्टिंग होती है, उसके बाद में यहाँ पर वो जो फाइनल टेस्ट है उसको अप्रूवल देने के बाद में जो है ये दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं। तो इन टेस्टिंग को, इन एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी है CPCSEA, इस बॉडी को यहाँ पर तैयार किया गया है। दोस्तों ये बॉडी किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में एक स्टैचुरी बॉडी है, ध्यान रखना। और स्टैचुरी बॉडी मतलब एक कानून के माध्यम से बनाई गई है। वो कानून कौन सा है, तो वह कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इसके तहत यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। ठीक है, और इस बॉडी का मेन पर्पस क्या है कि जो भी यहाँ पर एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको कंट्रोल करना, उसको सुपरवाइज करने का काम करना, प्लस यहाँ पर जो ये एनिमल्स हैं इनकी सफरिंग को यहाँ पे रोकना, इन पे एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं इसको यहाँ पर कम से कम करना, कुछ और ऑल्टरनेटिव का यूज़ करना। ठीक है, ऐसे जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, इसके बजाय कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट दूसरी जगह पर एक्सपेरिमेंट कर लें या दूसरा तरीका अपना लें, इसके ऊपर फोकस करना। जो मेन फंक्शन है CPCSEA का वो क्या है कि भाई यहाँ पर जैसे कि आप कह सकते हो जो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन होता है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है ना, ये सारा काम हो गया। एक्सपेरिमेंट्स जो एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होता है उसकी परमिशन देने का काम करना। मान लो यहाँ पर काफ़ी सारे जानवर विदेशों से मंगाए जाते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसका रिकमेंडेशन देने का काम करना। ये सारा काम हमारा CPCSEA का होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस बॉडी के बारे में, क्योंकि ऐसे एक बार एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर UPSC ने सवाल पूछ लिया था। नाउ अब आते हैं हम लोग प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था भाई कौन कौन से एरिया में कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में पाई जाती हैं, हाँ पाई जाती हैं। गल्फ ऑफ कच्छ में, बिल्कुल। गल्फ ऑफ मन्नार में, हाँ। सुंदरबंस नहीं, सुंदरबंस में नहीं पाई जाती। सुंदरबन में हमारे मैंग्रोव वाले जो पेड़ हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर A 1, 2 एंड 3 ओनली। तो स्टार्टिंग के 3 एरियाज़ है जहाँ पर ये कोरल रीफ्स हमको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। जैसे मैंने बोला आज एडिटोरियल काम के नहीं है, तो आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन की भी छुट्टी है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।